पीएम, नो सीएम, सूर्य अस्त, वसुंधरा मस्त। इनको बिठाओ, ये आ गए ना लड़के, नीचे बैठो तो निकम्मो। आपने मुझे एमएलए एमपी नहीं बनाया। मेरे पिताजी तो 77 में विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 3.5 साल बाद आप मोदी की योजनाएं गिनाते जा रहे हो। आपने राजस्थान में कौन सी विपक्षी भूमिका निभाई? एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए राजस्थान के अंदर। 2 साल कोरोना से निकल गए, 12-13 दूल्हे तैयार हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, और एक वही लुटेरी दुल्हन, 13 और 1 14 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन। क्या राजस्थान को फिर लूटोगे मिलकर? 22 साल लूटा गहलोत वसुंधरा ने राजस्थान को। माथुर आयोग बनाया गहलोत ने। मैं जांच कराऊंगा 9TP के घोटालों की। टाइम टाइम फिस हो गई। पूरे देश के मंत्री वो गांव गांव गली गली घूम रहे थे अशोक गहलोत के बेटे को जिताने के लिए, और अकेला हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 3 रैली करके गया। वैभव गहलोत लाखों वोटों से हार गया। ये भाजपा की जीत नहीं थी, ये कोई मोदी की हवा नहीं थी, ये कोई भाजपा की जीत नहीं थी। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों और किसानों ने वेंटिलेटर पर पड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी को वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया था। वेंटिलेटर में ऑक्सीजन फ्लो तेज किया था। और ईडी रेड कर भी लेगी तो मेरे घर पे ईडी को मिलेंगे 3-4 जोड़ी जूते और 4-5 जोड़ी जीन्स शर्ट और 1-2 कोई घड़ी मिल जाएगी। उसमें ईडी का केस बनता ही नहीं। इतनी तो मेरी तनख्वाही आती है खुद की कि मैं दिखा दूंगा। ईडी कैसे केस बनाएगी बताओ मुझे। इससे ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया। वोट तो हमारे बाप दादों ने दिए थे, लेकिन वो नेताओं के दर्शन करके धन्य हो जाते थे। फलाना साहब आ गए, ढिमका साहब आ गए। उनकी औकात जयपुर दिल्ली में कुछ भी नहीं थी। जिनको आप यहाँ साहब कहते थे, वो कोई तो जयपुर में सुखाड़े जब पान थूकता था, उसकी पान की पीक हाथ में लेता था, और कोई दिल्ली में नीचे कालीन बिछाता था। उनकी औकात दिल्ली जयपुर में ये थी, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी थी। हम उनको भगवान के रूप में मानते थे, और उन्हीं भगवान के फरिश्तों ने सिंचाई का पानी जोधपुर नागौर की धरती पे नहीं आने दिया। जिस तरह हनुमान जी महाराज ने रावण की लंका के अंदर आग लगाई, मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की इस भ्रष्टाचारी लंका के अंदर आग लगा के इनको घर बिठा दूंगा, और मिशन 23 पूरा करके ही दम लेंगे। इनको बिठाओ, ये आ गए ना लड़के, नीचे बैठो तो निकम्मो। अरे भाई सुनो मेरी बात, ये बीच में कोई 2-4 बच्चों में ज्यादा तकलीफ है ना, तो तुम अभी भागोगे यहाँ से, ठीक है? बकवास करोगे ज्यादा, कौन करे बदमाशी? बैठ जाओ चुपचाप। और निकम में कहां से आ गए पता नहीं। उठा कौन है? और राजू चेक करें कौन है? नीचे बैठो सब लोग नीचे बैठ जाओ। जो पाइप पे बैठा नीचे बैठो आप। पाइप पर नीचे बैठो। और ये जो बीच में है ना, ये ज्यादा जोश में दिखाओ। तुम्हारा जोश कितना मेरा देखा हुआ, ठीक है ना? बेशरम कहीं के हैं। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तो मोदी टीओडी लाया तुम्हारे खिलाफ। ऐसे ही घूमते रहो तुम, ठीक है ना? अरे कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए आंदोलन, बैठे रहना ऐसे ही। कौन अपनी जिंदगी खराब करेगा तुम लोगों के लिए? कौन से तुम पूरी सीटें ला दो? पिछली बार 3 आई थी। देखिए, अब रुक तो जाओ यार 1 मिनट। देखिए, कोई भी अच्छा कार्यक्रम होता है, थोड़ी बहुत अगर उसमें रुकावट आ जाती है तो निश्चित रूप से जो हमारी मंजिल होती है वो हमें मंजिल मिलती है। छोटा मोटा टोना टोटका हो गया 5 मिनट बिजली जाके, ये आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भाइयों, देश के किसान नेताओं ने कहा, अब आप सुनो मेरी बात, इससे क्या हो जाएगा? क्या है बात? छोड़ो ना, बकवास कर रहे हो। क्या बिहार की तरफ जाओगे रेलवे ट्रैक पे? जाना तो मैं जाओ बिहार की, मैं तो मना नहीं करूंगा तुम्हारा बेहुदा कर। अरे सुनना सीखो, सुनो तुम लोग, है ना? वाहियात देश का किसान जब तकलीफ के अंदर था
देश के किसानों ने जब मुझे कहा कि हनुमान जी, अगर आप इस किसान आंदोलन के अंदर सत्ता को छोड़ दो और देश के किसानों का साथ दो, तो मोदी ये कृषि बिल वापस ले सकता है। भाइयों, देश के किसानों के सम्मान के अंदर जयपुर दिल्ली का राष्ट्रीय राजमार्ग जो खुला हुआ था, हजारों लोगों के साथ उस राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया और किसानों का मान और सम्मान बचाने के लिए देश में किसी ने सत्ता छोड़ी और 70 दिन सड़क पे बैठा रहा। वो नागौर का सांसद था, वो किसान का बेटा था, तो किसान कौम के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। आज जब देश में जवान पर संकट आया, जवानों की बात करने वाले तो बहुत से नेता हैं, बहुत सी पार्टियां बात करती है कि हम जवानों के साथ है। जिस दिन टीओडी का निर्णय लागू हुआ, 24 घंटे के भीतर हम लोगों ने आंदोलन किया और शांति की अपील राजस्थान के नौजवानों से की और एक आपके आंदोलन को एक लक्ष्य दिया कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री को झुकाना है। और भाइयों, आप सबने मुझे वचन दिया था कि हनुमान जी, इस लड़ाई में कितना भी समय लग जाए, चाहे तोप चले या तलवार, हम हनुमान बेनीवाल का कहना मानेंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे। 27 तारीख को जोधपुर की रैली का आह्वान किया और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जोधपुर जो कहीं न कहीं कांग्रेस से भी पीड़ित है, जोधपुर का राजस्थान में राज और जोधपुर वालों का दिल्ली में राज स्थान, जोधपुर को चुना। यहां मिलिट्री भी है, एयरफोर्स भी है, बीएसएफ भी है और मारवाड़ की एक जमाने में राजधानी जोधपुर के लोग मानते थे और अब भी हमारे आसपास के जो मारवाड़ के लोग हैं, चाहे हमसे पहले बच्चे पढ़ा करते थे, हम राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते थे, ज्यादातर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, सिरोही के बच्चे जोधपुर के अंदर पढ़ाई करते थे। और आज भी जोधपुर जिले के बाद अगर सबसे ज्यादा किसान के बेटे जोधपुर में पढ़ रहे हैं, वो बाड़मेर जिले के और नागौर जिले के किसान के बेटे जोधपुर में अध्ययन करके और किसान कौम और जवान को हमेशा जिंदा रखने का प्रयास करें और अपना नाम भी हर फील्ड के अंदर रोशन भी कर रहे हैं। भाइयों, जोधपुर की रैली से हमने यह भी कहा था कि जोधपुर की रैली एक टेलर है, पूरी पिक्चर मोदी को कहां दिखानी है यह भी हम तय कर लेंगे। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो जन समर्थन आपने मुझे 5 दिन के अंदर दिया, मुझे अच्छी तरह याद है कि बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों के साथ भूखे प्यासे और बालोतरा के अंदर कल सुबह जो सभा थी वो 6:15 बजे सभा समाप्त हुई। पूरी रात नौजवान मेरे साथ चल रहे थे, पूरी रात नहीं सोए। आज भी जो लाखों की संख्या दिख रही है, ये जवान मारवाड़ के बाद शेखावाटी अंचल, बीकानेर का पूरा डिवीजन और तमाम जो जिले मैंने बताए, उन जिलों से
अपने अपने साधनों से आया है, और कोई साधन लेके आया, कोई अपनी बस करवा के लाया, किसी ने 15,000 रुपए इकट्ठे किए, किसी ने 5,000 का तेल डलाया, किसी ने 20,000 25,000 में बस की। और आपने एक ही बात कही कि हनुमान जी, हम आपको थकने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, आप देश के अंदर एक ऐसे नेता हो जो हमेशा हमारे लिए लड़े, इस लड़ाके को हम जिंदा रखेंगे। अपने अपने साधनों से लाखों की संख्या पार करा के एक इतिहास जोधपुर की धरती से जोधपुर के नौजवानों ने बना दिया। भाइयों, इसी मैदान के अंदर मोदी की रैली भी हुई थी, इसी मैदान में कांग्रेस की रैलियां भी हुई होगी, लेकिन प्रधानमंत्री की जब रैली होती तो आप देखते हो कि सुरक्षा का इतना बड़ा इंतजाम होता है कि जाम खड़े हैं उसे 100 मीटर तक तो सुरक्षा कर देते हैं। बीजेपी वालों की आदत है, भीड़ तो कर नहीं पाते तो आगे कुर्सियां लगा देते हैं, 5,000 कुर्सी लगा देंगे यूं करके और कह देंगे दूर से सोशल मीडिया में दिखा देंगे, मीडिया में दिखा देंगे, क्योंकि मीडिया तो भारतीय जनता पार्टी मीडिया को तंग भी करता है। मैंने देखा है कि कई चैनल अगर बीजेपी की खबर नहीं चलाएं, उसके ईडी की रेड करा दे, उसके ऊपर दूसरा काम कर दे। कई चैनल तो बहुत डरे हुए हैं, मैंने देखा है, और कई चैनल ऐसे हैं जो राजस्थान की सरकार से इतने डरे हुए हैं कि हनुमान का नाम ही नहीं लिखते। मेरा फोटो जरूर दिखाते हैं, मेरी भीड़ दिखाते हैं, लेकिन नाम नीचे नहीं आता। बड़ी मेहरबानी उन चैनलों की मेरे ऊपर, पूरा ध्यान वो मेरा रख रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वक्त वक्त की बातें होती है। मैं तो ये मानता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने वाला मीडिया आज, अरे भाई सुनो मेरी बात, ये बीच में कोई 2-4 बच्चों में ज्यादा तकलीफ है ना तो तुम अभी भागोगे यहां से, ठीक है? बकवास करोगे ज्यादा, कौन करे बदमाशी? बैठ जाओ चुपचाप। और निकम में कहां से आ गए पता नहीं। उठा उठा कौन है? और राजू देख रहे कौन है? नीचे बैठो सब लोग नीचे बैठ जाओ, जो पाइप पे बैठा नीचे बैठो आप। पाइप पर नीचे बैठो, और ये जो बीच में है ना, ये ज्यादा जोश में दिखाओ, तुम्हारा जोश कितना मेरा देखा हुआ, ठीक है ना? बेशरम कहीं के है ना। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तो मोदी टीओडी लाया तुम्हारे खिलाफ। ऐसे ही घूमते रहो तुम, ठीक है ना? अरे कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए आंदोलन, बैठे रहना ऐसे ही। कौन अपनी जिंदगी खराब करेगा तुम लोगों के लिए? कौन से तुम पूरी सीटें ला दो? पिछली बार 3 आई थी। भाइयों, मैं मीडिया के भाइयों से भी अपील करूंगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अभी राज्यसभा के चुनाव थे, ऐसी ऐसी पार्टियों के नाम रोज लिख के फोटो छापते थे मीडिया वाले, जैसे कोई उनके पीछे बहुत बड़ा जनाधार हो। तो साला हमारे 3 विधायक है, तीसरी बड़ी पार्टी है, 5 प्रधान है और 1 चेयरमैन है, एक लाइन भी नहीं छापते थे। ये लिखते थे बीजेपी, नीचे लिखते थे आरएलपी। आप कितना ही कुछ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, केजरीवाल को मीडिया ने मुख्यमंत्री बनाया, वो मना करता नहीं बनाया तो वो केजरीवाल वाली खींच मेरे ऊपर तो मत निकालो यार। मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूं, लड़ रहा हूं। अगर हनुमान बेनीवाल नहीं हो तो इस राजस्थान में कोई लड़ाका नहीं। देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर तमाम राजस्थान के, चाहे जोधपुर का मामला हो, चाहे बाड़मेर का मामला हो, चाहे तमाम मामले हो, अगर पुरजोर तरीके से कोई लड़ाई लड़के मामले उठाता है, 24 भाजपा के एमपी सोते हैं, जिनमें 3-4 मंत्री भी शामिल है। एक एमपी है सांसद आरएलपी का, जो हर मुद्दे पे सरकार को घेरता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाए, पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। 2014 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल प्रति बैरल जो भाव था, उससे 8 साल बाद प्रति बैरल क्रूड ऑयल का भाव घट गया। उसके बावजूद जो डीजल पेट्रोल 60-65 रुपए में बिकता था, वो डीजल पेट्रोल आज 100 पार चला गया। दुर्भाग्य देखिए, ये तो बीजेपी का कारनामा है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के अंदर
डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है। हमारी राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि खाली दिल्ली पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। गहलोत साहब, आप भी कुछ करिए, क्योंकि आपके जो 2 कार्यकाल थे, 98 से 3 और 8 से 13 में विधायक था, इतने कमजोर नहीं थे। इस कार्यकाल के अंदर एक चोरों की फौज, बेईमानों की फौज ने आपको घेर लिया और सरकार बनाने के और सरकार को बचाने के लिए आप आंख बंद करके धृतराष्ट्र बन गए। अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए आप हर उस व्यक्ति का फायदा कर देता हो जो आके आपको कह दे कि मैं वैभव को जिता दूंगा। कोई काम कर रहे थे वैभव के नाम से। जब लोकसभा का चुनाव था तब आपने देखा होगा, मैं गठबंधन से सांसद था और मुझे गठबंधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जिन लोगों से मेरा राजनीतिक झगड़ा नागौर के अंदर चल रहा था, 14 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, 2.25 लाख के लगभग वोट नागौर में आए और कांग्रेस हार गई। भाइयों, 4 लाख के लगभग वोट आ जाते, आरएलपी से लड़ता, लेकिन जीत नहीं होती। मुझे जीत के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जाना था। मैंने नौजवानों को पूछा कि गठबंधन किसके साथ करें। बच्चों की तरफ से आवाज आई कि गठबंधन मोदी के साथ करो, और गठबंधन किया मोदी के साथ। तब मैंने उनको वचन दिया था बीजेपी पार्टी को कि नागौर तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन आपकी 25 की 25 मिशन 25 राजस्थान में पूरा करेंगे, कांग्रेस को हरा के घर बिठा देंगे और मुख्यमंत्री के बेटे को भी जोधपुर के अंदर। जाट और विश्नोई समाज 2 के वोट जोधपुर में 4.5-5 लाख के करीब है। ये दोनों समाज अगर उस समय कांग्रेस के साथ लग जाते तो कांग्रेस की जीत निश्चित थी, लेकिन नौजवानों ने मेरे पे भरोसा किया। मेरे समाज के 50 विधायक, पूरे देश के मंत्री वो गांव-गांव गली-गली घूम रहे थे अशोक गहलोत के बेटे को जिताने के लिए, और अकेला हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 3 रैली करके गया। वैभव गहलोत लाखों वोटों से हार गया। ये भाजपा की जीत नहीं थी, ये कोई मोदी की हवा नहीं थी, ये कोई भाजपा की जीत नहीं थी। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों और किसानों ने वेंटिलेटर पे पड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी को वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया था। वेंटिलेटर में ऑक्सीजन फ्लो तेज किया था। यही हाल बाड़मेर के अंदर हुआ। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, यही बीकानेर के अंदर, यही सीकर के अंदर, यही राजसमंद के अंदर, यही जयपुर के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हम जब वहां गए जीत के दिल्ली, एनडीए की मीटिंग होती थी और मोदी जी एनडीए की मीटिंग में ऐसे भाषण देते थे, आप हमारा परिवार हो। हमें भी लगता था, नए गए थे, क्या पता परिवार ही मान रहे हो। फिर नजदीक से इन लोगों को देखा, वहां तो किसान की और जवान की कोई इज्जत नहीं बीजेपी पार्टी के आसपास थी। और भाइयों, जब किसानों का बिल आए तब उन लोगों ने मुझे यह भी कहा था कि आप सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे क्यों जा रहे हो। मैंने कहा, मोदी जी, आपने मुझे एमएलए एमपी नहीं बनाया। मेरे पिताजी तो 77 में विधायक थे, बीजेपी तो 80 में बनी थी, आप खुद 77 में कहां थे इसका भी पता कर लो आप सारा। हनुमान बेनीवाल खुद के दम पे राजस्थान के अंदर इन जवानों के जोश, होकार, जज्बे से और किसान कौम के आशीर्वाद से पैदा हुआ है। ऐसे राजनीति के अंदर पैदा नहीं हुआ। और कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेके अभी तक जो मेरा संघर्ष है, उसमें एक बड़ी किताब लिखी जा सकती है। बड़े बड़े नेताओं से लड़ा, वसुंधरा जिसकी सैंडल चप्पल। यूपी में जीत जाते हो, यूपी में तो अभी आपका शासन था, धर्म के नाम पे कैसे करके कर लोगे। लेकिन पंजाब में कितनी बुरी हार हुई आपकी, शायद 1-8 सीट पंजाब के अंदर आई होगी। बंगाल में पूरी ताकत लगा दी, सारी मसीदी को झोंक दिया, भाग गए वहां से बुरी तरह हार के। झारखंड के अंदर दुम दबा के भागे और खुद दिल्ली के अंदर बैठे हैं। 3 एमएलए, 67 विधायक इनके सामने वाली पार्टी के। रही राजस्थान की बात, मैं आपको बता दूं, ये जो हुंकार आज जोधपुर से भरी है, भारतीय जनता पार्टी का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा राजस्थान के अंदर। अगर नहीं मानते हो तो
तो सारे उपचुनाव उठा के देख लो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जहां भी खड़ी हुई जवान आरएलपी की तरफ चला गया और बीजेपी हार के अपने घर चली गई। ये तो शुरुआत थी। उसके बाद जिस तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे भरोसा राजस्थान के जवान किसान का बढ़ा, अभी मैंने जितने भी एपिसोड बनाए, जितने अपराध हुए, आपका एनकाउंटर हुआ, कुछ भी हुआ, अगर कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है सदन के अंदर, प्रताप सिंह के परिवहन घोटाले का, या वो डीवाईएसपी एक जो था उसका जो वीडियो वायरल हुआ है पुलिस कांस्टेबल के साथ, उस समय विधानसभा चल रही थी, मेरी बीजेपी के एक दो नेताओं से बात हुई, मैंने कहा साहब ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको अपने को मिलके लड़ना चाहिए। बोले बिल्कुल मिलके लड़ेंगे। हमने लगा जाए स्थगन, हमारे विधायकों ने, पता लगा बीजेपी वालों ने कहा आप इसमें क्यों बोल रहे हो, ये तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जो डीवाईएसपी था वो बीजेपी के नेताओं का भी खास था और कांग्रेस के तो मुख्यमंत्री के मतलब ऑफिस और घर तक उसकी एंट्री थी। तो भाई कांग्रेस वैसे बचा रही थी और बीजेपी वैसे बचा रही थी। अकेले आरएलपी विधानसभा में लड़ रही थी, 3 विधायक है, धरना देते हैं, प्रयास करते हैं, बाहर भी निकालते हैं, हमारे विधायकों को बाहर निकाला था, अभी आपने देखा होगा। हमने कहा भाई परमानेंट बाहर निकल जाएंगे। ये माफी का शब्द राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के शब्दकोश में नहीं है। माफी कांग्रेस मांगती है, माफी भाजपा मांगती है और 2 घंटे बाद वापस बिठा लेते विधायकों को। तो हम इस तरह भागने वाले लोग नहीं है। भाजपा को देखा, कांग्रेस को देखा, बड़े बड़े बदमाशों को देखा, बड़े बड़े घरानों को देखा। मेरे समाज के ऐसे बहुत से परिवार थे जो समाज को 60 साल तक गुमराह करते रहे। उन समाजों को भी, उन नेताओं को भी उनको बताया कि अब ये काम चलने वाला नहीं है, अब समाज जाग उठा है, किसान के बेटे जाग उठे। अब इस तरह घमंड अभिमान में चूर होकर आओगे तो वापस उसी रास्ते में जाना पड़ेगा जिन नेताओं के परिवारों का पता भी नहीं चला। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट की ताकत होती है। छोटी छोटी बातों में लोग नाराज हो जाते हैं। मेरे पास एक नंबर है, अगर वो फोन अटेंड नहीं करूं दूसरे पर तो मैसेज भेज देते हैं, हमने तो पहली बार काम पड़ा जीवन में, आपको कंधे पे बिठाया था, आपने फोन ही अटेंड नहीं किया। तो छोटी बात पर नाराज हो जाए। अरे अटेंड नहीं किया, कोई कारण हो गया हो, ज़्यादा फोन आ गए होंगे, मैं कहीं बैठा था। एक लड़का तो मुझे ये कह रहा था कि भाई साहब मैंने आपको 15 बार कंधे पे बिठाया, मैंने आपका बोझ ढोया, क्या मेरी ट्रांसफर नहीं कराऊंगा? मैं कहा बिल्कुल कराऊंगा। भाई ये आपके अंदर जागृति कौन लाया, पहले बताओ, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के कि राजस्थान के जवानों के अंदर ये कहने की हिम्मत और जागृति कौन लाया? मैं ही लाया। वोट तो हमारे बाप दादों ने दिए थे, लेकिन वो नेताओं के दर्शन करके धन्य हो जाते थे। फलाना साहब आ गए, ढिमका साहब आ गए, उनकी औकात जयपुर और दिल्ली में कुछ भी नहीं थी। जिनको आप यहाँ साहब कहते थे वो कोई तो जयपुर में सुखाड़े जब पान थूकता था उसकी पान की पीक हाथ में लेता था और कोई दिल्ली में नीचे कालीन बिछाता था। उनकी औकात दिल्ली जयपुर में ये थी, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी थी। हम उनको भगवान के रूप में मानते थे और उन्हीं भगवान के फरिश्तों ने सिंचाई का पानी जोधपुर नागौर की धरती पे नहीं आने दिया, बाड़मेर की धरती पे नहीं आने दिया। हमारे भोले भाले समाजों को, भोले भाले किसानों को ठगा और ऐसे भाषण देते थे कि बिजली आएगी, करंट आ जाएगा, लड़की पड़ेगी, लड़की भाग जाएगी, सड़क होगी तो चोर के खोज नहीं मिलेंगे। भाइयों, इस तरह की बात उन लोगों ने करी और उसके बाद भी 60-60 साल तक राज किया। आपके यहाँ से तो बड़ा राज किसी ने नहीं किया। नागौर वालों तो पूरे राजस्थान को उल्लू बनाया, लंबे समय तक 60 साल तक बनाया। ये तो समय रहते मैं आ गया और मैंने बचा लिया आप लोगों को, एक कोच और ढाल बन के आपके बीच आ गया। हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं किसी से, लेकिन राजनीति के अंदर विचारों का झगड़ा होता है। मेरे विचार ये हैं कि हम जिनकी बदौलत सत्ता के अंदर आते हैं, हमारा पहला उद्देश्य है कि उन लोगों को आगे लाएं, उनको बराबरी का दर्जा दें। और जब तक किसान और जवान आगे नहीं आएगा, देश आगे नहीं आ सकता। गांव से पलायन होने शुरू हो गए, रोजगार नहीं गांव के अंदर। कहाँ तो हमारे गांव हुआ करते थे, लोग कहते थे आपके शहर में जो लोग आ गए 50-40 साल 30 साल पहले की बात है, छुट्टी मनाने गांव जाते थे और अपने यार दोस्तों को कहते थे गांव वालों को, क्या तेरे खेत में कोई दाल बाटी चूरमा रख ले, वहीं बैठेंगे, अच्छी हवा आएगी गांव के अंदर। अब गांव की हवा कैसी देखे आपने? सारी फैक्ट्रियों का धुआं, हर जगह गांव में अतिक्रमण और ये जो सारी मिलावटी चीज़ें आ रही है वो, और सबसे ज़्यादा मच्छर अगर कहीं मिलेंगे तो सारे शहरों से
कांग्रेस और बीजेपी ने मच्छर गांव की ओर छोड़ दी, मशीन लगे, सारे मच्छर गांव में मिले। किन स्थिति में लोग जीते बताओ? मैं तो मुसलमान भाइयों को आह्वान करूंगा, आपने 70 साल कांग्रेस को वोट दिया राजस्थान के अंदर, आज राजस्थान के अंदर जो सरकार है वेंटिलेटर पर गहलोत की सरकार बनी, उसमें मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान था। गुर्जर समाज के लोग बैठे नेता, बहुत बड़ा समर्थन था। गुर्जरों ने कहा कि पायलट सीएम बनेगा, उन्होंने गुर्जरों को हरा के अपनी सीटों पे मीणा और दूसरी जातियों को जिता दिया। बदले में क्या मिला? मैं मुस्लिम मोहल्लों के अंदर जाता हूं कई बार कि रऊफ साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 3.5 साल बाद आप मोदी की योजनाएं गिनाते जा रहे हो, आपने राजस्थान में कौन सी विपक्षी भूमिका निभाई? एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए राजस्थान के अंदर। 2 साल कोरोना से निकल गए, 12-13 दूल्हे तैयार हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, और एक वही लुटेरी दुल्हन, 13 और 1 14 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन। क्या राजस्थान को फिर लूटोगे मिलकर? 22 साल लूटा गहलोत वसुंधरा ने राजस्थान को, माथुर आयोग बनाया गहलोत ने। मैं जांच कराऊंगा 9TP के घोटालों की, टाइम टाइम फिस हो गई। वसुंधरा बोली मैं कराऊंगी, गहलोत के परिवार की जांच नहीं हुई। वसुंधरा का बेटा दलित की जमीन पर कब्जा कर लेता है, जांच नहीं हुई। अरे क्यों नहीं हुई? चीफ मिनिस्टर अगर चाहे 15 मिनट के अंदर जांच भी हो जाती है, और जांच की आवश्यकता भी नहीं है। पहले गिरफ्तार कर लो, जांच 2-3 दिन में अंदर थाने में पड़ा रहेगा, करते रहेंगे धीरे धीरे, कौन मना कर? ये काम करे जब, ये जज्बा इन लोगों के अंदर नहीं है, और इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। ये सूरवीरों की धरती, ये लोक देवताओं की धरती रसातल में चली गई। हमारा भाईचारा टूट गया, आपस के अंदर भाईचारा भी टूट गया। जातिवाद के झगड़े भी राजस्थान के अंदर बढ़े। जातिवाद कौन लाया राजस्थान के अंदर? जातिवाद वसुंधरा लाई। 2002 में हम जो बीजेपी के अंदर ही थे, वसुंधरा जाति थी। गुर्जरों की समझणों, जाट की बहू, राजपूत की बेटी, मीणाओं की भांजी, शेड्यूल कास्ट की नहीं भांजी, मीणाओं की बुआ, और उनकी यादवों की छुट्टन कहाँ गया, यादवों की नहीं धर्म बहन बनी थी ना, क्या चोमोड़ ने बांधा था ना वो राखी, मोची तो बनी थी वो उनकी बंजारों की है, तो बंजार तो कह रहे कि हमारी मोची है। चलो ठीक, धर्म बहन बनी थी। ऐसी कोई जाति छोड़ी नहीं। और देखो दुर्भाग्य, देखो ये राजस्थान, अभी तो राजस्थान के अंदर अपन क्या गुलाम बोत रहे हैं ना। अंग्रेजों के बाद राजाओं ने रगड़ा था राजस्थान को कितने सालों तक, तो सारी गुलामी निकल ही नहीं रही बाहर से लोगों के। थोड़ी देर करते हैं फिर वो गुलामी आ जाती। जी सर, जी सर, ये तो क्यों कर रहे हो अपना काम? अरे जब आप लड़ना ही छोड़ दोगे और आप दोराहे पे खड़े रहोगे, जिंदा नहीं रह सकते। जो कौम अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को भूल गई, वो कौमें दूसरी तरफ जाके कोई आगे नहीं बढ़ी। ये इतिहास रहा हमारे राजस्थान का। वसुंधरा की काट की हांडी 3 में चढ़ी, 8 में फिर 70-72 सीट लाई। उस समय तो मैं भी जीता था बीजेपी से, 18 में भी बहुत बड़ा बहुमत आया, और अब की बार भी 70 सीट आई। लोकसभा के 25, फिर लोकसभा के अंदर MP। भाई वसुंधरा की काट की हांडी भी राजस्थान के अंदर कितनी बार चढ़ी। और जिस वसुंधरा पे आरोप लगते थे 8 PM नो CM, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, उसके बाद भी वोट डालते गए आप। बताइए किस तरह वोट डाला आपने? एक तरफ आपका भाई है, सूर्य अस्त होने के बाद भी सुबह 6-6 बजे तक घूम रहा है इस राजस्थान को जगाने के लिए, मेरे भाइयों को जगाने के लिए। धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर तक किसान के बेटों को एकजुट करके सत्ता के अंदर कैसे लाए? पहले क्षेत्रवाद हुआ करता था। मैं जब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था तब हमारे बच्चों में ये होता था, ये तो नागौर का है, ये सीकर का है, ये हनुमानगढ़ का है, ये भरतपुर का है, ये गंगानगर का है। किसान के बेटे गुटों में बंटे हुए थे। हमारे समाज के कई माफियाओं ने उनको गुटों में बांट रखा था। लेकिन धीरे 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 मेहनत करने के बाद वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर किसान के बेटे एक झंडे और एक छत के नीचे आ गए, एक जयकारे के साथ चलने लगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। लोग मुझे कहते हैं हनुमान जी आपने क्या कर लिया? अरे भाई सही है, मैंने किसी की सैंडल चप्पल नहीं उठाई, मैंने किसी की दरी नहीं बिछाई, मैंने किसी की जूठी प्लेट नहीं उठाई,
किसी के काजू किशमिश झूठे मैंने मेरी जेब में भर के नहीं ले गया जैसे दूसरे नेता ले जाते हैं सर्किट हाउस से चोरी करके। मैंने लेकिन एक काम जरूर किया कि अगर मैं नहीं होता तो 3000 फर्जी नेता राजस्थान में और पैदा हो जाता। अभी तक उन सबको मैंने रगड़ दिया, 3000 नए नेताओं को तो फर्जी होके वो लूटमार करते। जांच करा लें, सरकारों ने खूब प्रयास किए थे, सीएम ने भी किया और पीएम ने भी किया। कोई कहता ईडी रेड कर लेगी, मैंने कहा हमने तो टीडी ने जब आई थी तब उसको भी देखा था नज़दीक से, कैसे लोग परेशान थे, और ईडी रेड कर भी लेगी तो मेरे घर पे ईडी को मिलेंगे 3-4 जोड़ी जूते और 4-5 जोड़ी जीन्स शर्ट और 1-2 कोई घड़ी मिल जाएगी, उसमें ईडी का केस बनता ही नहीं। इतनी तो मेरी तनख्वाह आती है खुद की कि मैं दिखा दूंगा ईडी कैसे केस बनाएगी, बताओ मुझे। इससे ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, अगर प्रॉपर्टी बनाने की तरफ ध्यान देते, जब बकरी चराने वाला व्यक्ति अरब खरपति हो सकता है तो मैं भी हो जाता। हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर से एक जमाने के अंदर जिन लोगों को 10 रुपये उधार नहीं देता था, बकरियां चराई, आज समाज को संदेश देते घूम रहे हैं। भाई हम समाज के अरे तुम खुद बकरी चराते थे तो कहाँ से संदेश दोगे, जो खुद नहीं लिए कहाँ से समाज को संदेश दोगे। भाइयों, समाज को और किसान को संदेश वही दे सकता है जिसके अंदर संस्कार हो। हनुमान बेनीवाल के अंदर संस्कार है। मेरे पिताजी विधायक थे, जिद्दी बहुत थे, जब भी कोई बात होती जिद कर लेते थे, इसलिए बड़े नेता उनको आगे नहीं। ऐसा व्यक्ति मिला जो सबको साथ लेके चला। आप सोशल मीडिया पर रोज देखते हो, किसी भी कौम के अंदर अगर तकलीफ पड़ी, अगर मुझे याद किया सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत उपस्थिति मैं नहीं रहा, मेरे तीनों विधायक जाते हैं। और राजस्थान के अंदर बंजारा समाज की तो संख्या नहीं है, बहुत कम संख्या है। जब उनके यहाँ हाई कोर्ट के आदेश से कांग्रेस सरकार ने गुंडागर्दी करी, कलेक्टर एसपी पहुंचे और बंजारों के घर तोड़ दिए। मेरे दोनों विधायक सुबह 7 बजे पहुंचे, पुलिस ने झूठे मुकदमे दर्ज किए और हमने आंदोलन किया, बंजारों की जीत कराई। सरकार फिर भी बैकफुट पे आने के बाद भी कुछ बातों से मुकर गई, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मेरे इन दोनों विधायकों का, पुखराज जी, इंदिरा बावरी का, कि वो राजस्थान की सरकार से लोहा ले रहे थे उन गरीबों को बचाने का। और हनुमान बेनीवाल ने बड़ा आंदोलन करके ये संदेश दिया, हम वोट के लिए नहीं लड़ते हैं। कई जातियों की जो संख्या ज़्यादा है, उन जातियों के समर्थन में खड़े हो जाए तो वोट बहुत मिलता है, लेकिन बंजारा समाज की बड़ी संख्या नहीं है, उनका कोई विधायक नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा मेरे ऊपर है और मैं जाति से मेरा लगाव है। बंजारों का अलग इतिहास है, बंजारों का इतिहास पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि किस तरह के लड़ाके थे और किस तरह उन्होंने हर व्यवस्था के अंदर टक्कर ली, अपने धर्म की रक्षा करी और दूसरे धर्मों को भी एक संदेश दिया बंजारा समाज ने। भाइयों, हनुमान बेनीवाल हर व्यक्ति के साथ है। आपने देखा होगा, ये जरूर है कि निर्णय में लेता हूँ तो सबको पूछ के लेता हूँ। ये जितने मंच में लोग बैठे, कई मेरे छोटे भाई सामने, मेरी बड़ी इच्छा थी मैं सबके भाषण कराता, लेकिन समय बहुत हो गया, बच्चे जिद करने लगे। और बच्चों की भी इच्छा होती है सबकी कि जब हनुमान जी आए ना उस टाइम हम बोलेंगे। अब फिर तो क्या टाइम 1.5-2 घंटे का ही रहता है। तो मैं बच्चों से आह्वान भी करूँगा कि अगली जो रैली होगी उसमें इस बार बच्चों का जिनका नंबर नहीं आया स्वागत सत्कार या भाषण के अंदर, क्योंकि भाषण देना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है, अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री था और नागौर में तो बीजेपी के अंदर हमारा ही परिवार साथ था, जयपुर की एक रैली थी, तो मैंने कहा बीजेपी के नेताओं को कि यार हमें माला तो पहनवा दो प्रधानमंत्री को। बोले नहीं नहीं, आपका नंबर नहीं आएगा, आपके समाज के तो 20 पहले से ऑलरेडी माला पहना रहे। वो स्थिति मैंने देखी और आज वही हनुमान बेनीवाल है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कद्दावर नेता समय मांगते हैं मिलने का। हनुमान जी टाइम दो, टाइम दो, आगे की रणनीति बनानी है, आगे की रणनीति आप बनाओ, मैं तो टाइम दे दूंगा, तुम दोनों का इलाज करूंगा 23 के अंदर राजस्थान में, मजबूती से लड़ूंगा। और ये अभी जो हमारा संघर्ष है ये आर्मी के मान और सम्मान का संघर्ष है। भाइयों, मुझे पता है आज कांग्रेस पार्टी ने सब जगह जानबूझ के प्रदर्शन रखे कि हनुमान जी के भीड़ कम हो, सारे विधायक मंत्री लगे जाके। अरे कांग्रेस वालों, तुम्हारा कंपटीशन मेरे से है बीजेपी से? मेरे से तो तुम्हारा कंपटीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 23 में ज़्यादातर गांव खाली रहेंगे जहां कांग्रेस के एजेंट नहीं मिलेंगे। बीजेपी से टाइम खराब करो, इधर मत उलझो,
ये आरएलपी वाले 4-6 महीने बाद तो कांग्रेस वालों को घूमने देंगे राजस्थान के अंदर। झंडा दिखावा लगा दिख गया, हाथों झंडा भी उतार देंगे, उसको भगा देंगे। मुकाबला होगा राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर 23 के चुनाव के अंदर। जो करवट इस मारवाड़ की धरती से धरती पुत्रों ने लिए, किसान के बेटे 18 के अंदर भी मेरे साथ थे, तब नया था, मेरे पास संसाधन नहीं थे, अचानक चुनाव आ गए संघर्ष करते करते, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 23 के अंदर राजस्थान का किसान का बेटा, जोधपुर मारवाड़ जहाँ सबसे ज्यादा राजस्थान की 45 सीट आती है विधानसभा की, भाइयों जिधर मारवाड़ रहता है उधर राजस्थान की सत्ता रहती है। और अब की बार 45 सीटों में से सबसे बड़ा दल और सबसे ज्यादा कोई सीट जीतेगा वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देंगे। ये थोड़ा थोड़ा हाथ खड़े करा दूं क्या? एक बाड़मेर वाले और सुनो, डबल हाथ मत खड़ा करना, कहीं बाड़मेर कह के नागौर में फिर कर दो। और जोधपुर देखो सही से हाथ खड़े करना है, आगे नहीं तो फिर वैसे चला जाए। 1 मिनट रुको। और नागौर, तो ये तो तीनों बराबर टक्कर में है, तीन बराबर। नागौर रुको, और जोधपुर तो आगे ही, वहां तो रैली कर ही रहा हूं ना मैं। अरे भाई जोधपुर वाले तो मेजबान हो आप लोग, तो मेजबान तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा, लेकिन बाड़मेर के दोरा धरती से, नागौर के 400 किलोमीटर नावा के छोर से किसान के बेटे अपने अपने साधनों से आए, और जोधपुर के प्रत्येक गांव से, और विशेषकर जोधपुर का जो हमारा नौजवान है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, या लंबे समय से जोधपुर के अंदर भी कई इलाके गांव जो पेरीफेरी के गांव की तरह है, वहां से आप सब आए। मैं 36 कौम के मेरे भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि हाँ, तेजा जी के भक्तों के साथ साथ रामता पीर के भक्त, भगवान जम्बेश्वर के भक्त, दशनाथ जी के भक्त और बालाजी महाराज के भक्तों पर सारे ही बालाजी का जयकारा करते हैं, देव जी के भक्त जितने आए सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और इतना भरोसा आपको दिलाता हूं कि 18 तारीख को 18 जुलाई से शायद लोकसभा का सत्र चालू हो सकेगा। मैंने सुनी अभी कन्फर्म नहीं, मुझे कह रहे कि 18 जुलाई से चालू होगा लोकसभा के अंदर। तो उस दिन टीओडी होगा, जिस दिन हम पहले दिन जाएंगे अग्निपथ, हम उस अग्निपथ पे चलेंगे लोकसभा के अंदर, ठीक है। लेकिन भाइयों उससे पहले भी जोधपुर की रैली के बाद अगला जो हमारा पड़ाव है, मेरी इच्छा थी आंदोलन लंबा चल सकता है, मोदी जी अहंकार में है, घमंड में है, सारी ताकतें उनके पास है। और मुझे तो एक चीज ये भी लग रही है, जब इंदिरा गांधी सत्ता में हुआ करती थी तो इंदिरा गांधी को लोग भगवान की तरह पूजते थे, तो इंदिरा गांधी को लोगों ने कहा कि साहब ये आपके सामने जो विरोधी है इन सबको कुचल दो। बोले क्या करना चाहिए? बोले इमरजेंसी लगा के इनके हड़ फोड़ो, सबके ठीक हो जाएंगे। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और जबरदस्ती नसबंदी का अभियान चलाया देश के अंदर। कई तो कुंवारे बच्चों की नसबंदियां हो गई थी उस समय, आप पता करना, इतिहास उठा के पकड़ पकड़ के नसबंदियां करती थी। भाइयों इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हारी थी और इंदिरा को भी जेल जाना पड़ा था। मुझे लग रहा है कि किसान के बाद सेना, देश का जवान, कहीं मोदी जी इमरजेंसी लगाने का मन में तो नहीं आ गई आपकी कि देश में इमरजेंसी लगा के मैं इन आंदोलनों को कुचल दूं? गलती से ये काम मत करना। इंदिरा गांधी तो जेल में रह गई थी, आपका तो 3 दिन मन नहीं लगा जेल के अंदर। मुझे पता है कि आप कितने मजबूत हो। ऐसा कोई काम मत करना प्रधानमंत्री जी जिससे देश बिखराव के कगार पर आ जाए। मैं पुनः प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि जवान जिन्होंने 2014 और 19 के अंदर मोदी को सत्ता के शिखर पर बिठाया, कि देश के वही किसान के बेटे थे जिन्होंने मोदी के लिए बूथों पे कब्जा कर लिया था, जो हमें भी नहीं मान रहे थे, मोदी मोदी कर रहे थे। और भाइयों मेरे लिए लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो लड़कों को बिगाड़ता। मुझे बताओ
जोधपुर बाड़मेर नागौर के कितने लड़के बिगाड़े आज तक में? बिगाड़े क्या वो लड़के? और जब लड़कों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी किसी नेता की, जब मेरे छोटे भाइयों के भविष्य अंधकार में हुआ, प्रधानमंत्री का तुगलकशाही निर्णय आया और हिटलरशाही जो इन्होंने ये अग्निपथ लेके आए, इसका विरोध अगर देश में किसी ने किया तो आपके बड़े भाई छोटे भाइयों की चिंता देखते हुए आपका बड़ा भाई सड़क पर लड़ने के लिए सबसे पहले निकला। मैं विश्वास दिलाता हूं सड़क से लेकर सदन तक इस बार जय जवान जय किसान के नारे के साथ मोदी को दोबारा झुकाएंगे। किसान की तरह जवान के मान और सम्मान को भी ठेस नहीं लगने देंगे। मैं इतना ही भरोसा आपको जोधपुर की धरती से दिलाता हूं कि जब भी आपके जोधपुर वाले मंत्री जी आए दिल्ली के अंदर, उनको भी कुछ लोग जाके ये जरूर कहना कि जब आप जीते थे लोकसभा के अंदर तब जवानों ने वोट दिया था, सब सारे समाजों ने वोट दिया था। किसान आंदोलन के अंदर भी आपने चुप्पी साध ली थी और जवान के आंदोलन के अंदर भी चुप क्यों हो? बोलो, या तो बोलो कि हमारा आंदोलन गलत है और ये बोलो कि मोदी से बात करेंगे। मैं 2-3 मंत्रियों का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे ये तो गुंडे हैं। एक तो बिहार का वो मंत्री जो भौं ज्यादा करता लोकसभा में, बड़े मुंजा टाइप का, वो कह रहा था कि ये तो गुंडे हैं, देश में गुंडा आंदोलन कर रहे हैं। अरे मंत्री जी, ये बातें जब कह रहे हो जब आपको 20 पुलिस वाले मिले हुए हैं और मोदी के नाम की रोटी खा रहे हो, दुनिया भर की मजे ले रहे हो मंत्री और सरकार के अंदर, ये गुंडे नहीं है, ये उन किसानों की संतान है जो देश का अन्न उत्पादन करके 1000-1200 फीट नीचे से पानी निकाल के धरती का सीना चीर के इस भारत माता के दूसरे लोगों का अन्न उत्पादन करके पेट भरता है। ये उन किसानों का बच्चे हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करी। 62, 65, 71 की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा अगर शहादत दी, हमारे बच्चों ने शहादत दी। भाइयों, प्रदेश के किसी भी कोने के अंदर चले जाओ, अगर शहीदों की मूर्तियां मिलेगी तो हमारे किसान के बेटों की शहीदों की मूर्तियां सबसे ज्यादा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और तमाम उन राज्यों के अंदर जहां किसान कौमें डोमिनेट है, वहां संघर्ष करते करते वो अपनी भारत माता को बचाने के लिए। अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा लेख, उसमें छपा था कि हिंदुस्तान की थल सेना सबसे मजबूत है। 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर या 47 लेके और पहाड़ी पे चढ़ते हुए दुश्मन को अगर कोई नेस्त नाबूद कर सकता है वो जाट रेजिमेंट का जवान है। ये कितनी बड़ी बात, फख्र की बात हम लोगों को करनी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम रहे या नहीं रहे, जवानों को न्याय दिला के रहेंगे। तोप चले या तलवार, प्रधानमंत्री जी हमारी चुनौती सुन लेना। अभी हम बच्चों को आश्वस्त कर रहे हैं, इनके मन में बड़ी ये उद्वेलित गुस्से में कह रहे थे हम तो पीपी लेके जाएंगे और रेल को जलाएंगे। मैंने कहा मत करना ऐसा काम, मुकदमा में फंस जाओगे फालतू के अंदर। बाड़मेर में तो पीपे लेके चले गए थे ट्रैक पे, बड़ी मुश्किल से मोबाइल मिला, किसी ने कहा साहब आप ही रोको। अरे मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोलते आप ट्रेन में आग लगा रहे। मैंने कहा क्यों? बोले अपना नाम नहीं आएगा राजस्थान का नाम। तो मैंने कहा वैसे ही आ जाएगा, मैं बैठा हूँ ना, दूसरे दिन आ जाएगा नाम। तुम ट्रेन में आग मत लगाना, उसमें हमारे भाई है और जाओ अपने घर। चले गए थे बच्चे, इतना कहना मानते। और भाइयों, जब आंदोलन आरएलपी ने किया तो दूसरे दिन देश के प्रमुख अखबारों ने % आरक्षण मिल रहा है। मैं मांग करता हूं कि ओबीसी का आरक्षण 21% से बढ़ा के लगभग 35 से 40% करो। बहुत बड़ी आबादी राजस्थान के अंदर है हमारी। दूसरी मैं मांग करता हूं कि एक्स आर्मी का जो कोटा है 12% कितना है? 12% एक्स आर्मी का कोटा है। एक्स आर्मी के हमारे भाई हैं, वो भी उनको उनका कोटा दो, लेकिन हमारा 21% कायम रहना चाहिए, उसमें से कटना नहीं चाहिए। यही तो ओबीसी वाली मांग कर रहे, यही करो ना आप लोग। तो इस मांग का मैं समर्थन करता हूं। मैं तो जब कई बच्चे तो अभी 20-20, 22 से इस जयपुर की रैली से लगा के तमाम रैलियों में जितनी मदद कर सकते थे आगे होकर लड़ाई लड़ी, मदद करी। और उस संघर्ष का ही परिणाम था कि जाट, विश्नोई और हमारी जातियों को ओबीसी का आरक्षण मिला। तो ओबीसी के मैं साथ हुई, मैं खुद ओबीसी का हूं, तो आप इस बात कही क्यों रहो? मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, भाई हमारा हाईकोर्ट के अंदर जाट को जज बनाओ,
जाट बनाओ, गुजर बनाओ, मीणा बनाओ, यादव बनाओ, मेघवाल बनाओ, मुसलमान बनाओ। कोई कह सकता है क्या लोकसभा के अंदर ये बात? अरे किसी में दम है क्या जो अपनी जाति का नाम लेके लोकसभा में हाईकोर्ट जज की बात करते? हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमारे कौम के हाईकोर्ट जज होने चाहिए ताकि हमें न्याय मिले। उन लोगों को हाईकोर्ट जज बना देते हो जो हमारी कौमों से नफरत करते हैं, उनसे हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं। ये बात लोकसभा के अंदर कही थी। आप मेरा निकाल लिया करो रोज का। हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला, हमेशा मुद्दा उठा था कि दिल्ली में जो 9 राज्यों का आरक्षण दिल्ली की सरकार ने जाटों का खत्म किया, उसको लागू करें। हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन देश का बड़ा आंदोलन था। 2 ही आंदोलन देश में बड़े हुए जहां मिलिट्री भागी। हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर 100 बच्चों ने शहादत दी और मिलिट्री को भगा के देश में संदेश दिया कि हम उस मार्शल कौम से आते हैं जिसने दिल्ली की हमेशा रखवाली करी। और गुजर आंदोलन जो राजस्थान में चला, बेहतर गुजर वीरों को नमन करता हूँ। उस आंदोलन का मैं गवाह हूँ। मैं गया था और मैंने मेरे भाइयों को तड़पते वहाँ देखा था। वसुंधरा के इशारे पे किस तरह गुजरों के शांतिपूर्वक आंदोलन करे, गुजरों के सीने पे पुलिस ने गोलियां बरसाई और बेहतर गुजरों को मारा। भाइयों, हमेशा मांग करता हूँ, मराठा, पटेल, लिंगायत और जितने भी जाट गुजर जो आरक्षण की मांग करें, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। और हम तो ऐसे नेता हैं, हमने कहा ब्राह्मण, बनिया और आर्थिक आधार पर जो लोग मांग करें उनको भी मिलना चाहिए। तो बात करी थी ना, हमेशा मिला है। आरक्षण सबको मिलना चाहिए देश के अंदर, और आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। गरीब व्यक्ति को यह भी आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं तो यह भी कहूँगा कि सरकारी स्कूल के अंदर एमएलए एमपी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे मास्टर लग जाएंगे सारे के सारे। एमएलए साहब का बेटा है तो अच्छे मास्टर है, एमपी साहब का बेटा पढ़ो तो अच्छे टीचर लगाओ, एजुकेशन की क्वालिटी सुधरेगी। हमें जो बेसिक चीज़ें देनी मोदी जी को वो तो दे ही नहीं रहे। मोदी के नेता भाषण देते हैं, इजराइल में ये हो रहा है, अमेरिका, अरे अमेरिका इजराइल तुम तो अब गए हो। अमेरिका इजराइल के अंदर तो क्या क्या हो रहा है, तुम्हारे यहाँ तो भूखमरी है। 30-40 करोड़ लोग तो एक टाइम की रोटी खाते हैं, उनको कहाँ से देशभक्ति और अग्निपथ याद रहेगा? उनके खाने का बंदोबस्त करो, पहले लोगों का जीवन सुधारो। ये पानी तो नहीं पीने का। मुझे लग रहा है अब जो क्रांति आएगी वो पानी को लोग लेके होगी देश के अंदर। पानी है ही नहीं, पानी चला गया तो क्या करेंगे हम लोग बताओ? पानी नहीं, हर चीज़ मिलावट की, खाना नहीं, कोई चीज़ नहीं, फिर भी हम लड़ रहे हैं, संघर्ष करें। इतना ही आश्वस्त देश के जवानों को करूँगा कि हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके पिछले 27 साल का मेरा संघर्ष है वो आपके लिए। सत्ता का मोह अगर किसी ने छोड़ा, 4 बार राजस्थान में मंत्री पद छोड़े, दिल्ली में 2 बार छोड़े। एक बार कहा कि आरएलपी का विलय कर लो, आपको मंत्री बनाते हैं। और दूसरी बार जब गहलोत की सरकार गिरा रहा था, मैंने उस समय बीजेपी का साथ दिया। और एनडीए जब छोड़ा तब नेताओं ने कहा आप सत्ता मत छोड़ो, आपको हम शपथ दिलाएंगे। मैंने कहा मैंने शपथ ले रखी है, मेरे भाई जब भी तकलीफ में होंगे मैं उनके साथ होऊंगा, मंत्री बन के भागूं, उससे पहले टाइम पे मैं चला जाऊं। और भाइयों, मैंने ये भी कहा कि मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के मेरी कौम की, किसानों की और जवानों की हमेशा सेवा करता रहूंगा। और हनुमान बेनीवाल पहला व्यक्ति है जिसने गुलाम प्रांत राजस्थान के अंदर जहाँ सबसे ज्यादा गुलामी झेली अपने लोगों ने, अपनी पार्टी बनाई, नौजवानों को मौका दिया। 5-5 लाख की रैली के अंदर जवान आधा घंटा तक भाषण देते हैं हनुमान बेनीवाल की रैली के अंदर। भाइयों, आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद है। मुझे लोग पूछते हैं कि आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा मिलती है बाड़मेर के किसी गांव से, ढाणी से फोन आता है, हनुमान जी ये फाइनल मैच है, हिम्मत मत हारना, आप ही आखिरी लड़ाके हो। शिखर से फोन आता है, हनुमान जी उठो। सारे लोग अपने घर का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, थाने में थानेदार नहीं मान रहा है, तहसीलदार लूट खसोट कर रहा है, एमएलए के घर के दरवाजे बंद है, आप आखिरी लड़ाके हो, लड़ाई लड़ो। फोन आता है जयपुर की धरती से, हनुमानगढ़ से, नागौर, जोधपुर से, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ से, भरतपुर से, उठो, आप अपनी ताकत को पहचानो और आपको लड़ाई लड़नी। ये सही है। हनुमान जी महाराज को भी भूल जाते थे। हनुमान जी को जब कोई उनकी शक्ति याद दिलाता था तब उनको याद आती थी, उन तो सूरज भगवान को निकल लिया था। भाई हनुमान जी महाराज की तरह तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरा नाम हनुमान है। जिस तरह हनुमान जी महाराज ने रावण की लंका के अंदर आग लगाई, मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की इस भ्रष्टाचारी लंका के अंदर आग लगा के इनको घर बिठा दूंगा और मिशन 23 पूरा करके ही दम लेंगे। ये विश्वास इस राजस्थान के कोने कोने से आए
मेरे किसान के बेटों को मैं देना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाइयों को देना चाहता हूँ। आप चिंता नहीं करें, जीत आपकी होगी। लोग बरगलाते लेंगे, अफवाहें फैलाते रहेंगे, आपको किसी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलना है और हमारी माताएं बहनें, छोटी बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उखाड़ के फेंक देगी। अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा उसकी रूपरेखा, अभी रुको आप, एक जल्दबाजी हो जाएगी क्योंकि सारे जो लोग बैठे हैं ना वो मंच में जिद कर रहे हैं।